हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि नौकरी के बाद है मज़े। कि जब नौकरी कर लोगे उसके बाद घूमना ही है तुमने, उसके बाद और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एक मैं न्यूज़ में देख रहा था, न्यूज़ में उसके सुन रहा था, तो उसमें ये बात आ रही थी कि आपके जो फादर है वो एक्स सर्विसमैन है और उस कोटे से आप आए हो, अच्छा है ना। तो वो उसके बारे में क्या स्टोरी है? किसी भी तहसीलदार के कोई इंसान पाँव नहीं छूता है, लेकिन टीचर के हमेशा पाँव छुए जाते हैं। राहुल शर्मा रैंक 6 HPS एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करके तहसीलदार में आपका चयन हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो हम जो अपनी जो डिस्कशन है हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दीजिए, आप किस क्षेत्र से आते हैं और क्या आपका जो एकेडमिक्स एंड एजुकेशन बैकग्राउंड है वो किस तरह का रहा है। सर बेसिकली मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो चौपाल से हैं और मेरे फादर सिरमौर में रहते हैं और मेरी स्कूलिंग भी नाहन से हुई है, ABN सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन से। और उसके बाद सर मेरा जो कॉलेज के लिए हम शिमला आ गए थे एंड देन आई डिड कॉलेज फ्रॉम ICDOL। अच्छा, तो अगर आपका बैकग्राउंड देखें तो आप शिमला और सिरमौर दोनों से ही कनेक्टेड है। बिल्कुल। आपने कहा आपके जो पूर्वज है वो है चौपाल से और बाद में जो आपके फादर सेटल हुए सिरमौर में और आपकी एजुकेशन भी हुई सिरमौर में, नाहन में, ठीक है। तो आपने कौन सी क्लास तक वहाँ पे पढ़े हो आप? सर मैं नाहन में 12th क्लास तक पढ़ा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद सर हम शिमला मूव हो गए थे। ओके, तो पढ़ाई वहाँ से आगे, जैसे मैंने आपसे बात पहले भी थी, जो मैं आपको जितना जानता हूँ, तो आपने जो +2 के बाद जो एजुकेशन थी आपने वो कंटिन्यू नहीं करी, आपने मतलब रेगुलर तरीके से नहीं करी, तो आपने इसको ICDOL से स्टार्ट किया। तो इसके पीछे क्या वजह रही है? सर जब हम शिमला मूव हुए तो उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि शिमला एक एक्सपेंसिव सिटी भी है और ड्यू टू क्रॉप फेलियर्स जो फादर साहब के रहे, और फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। तो उस वजह से मैंने अपनी जो स्कूलिंग है, अपना कॉलेज है, वो प्राइवेट किया और साथ साथ अपनी इनकम के लिए और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ट्यूशन्स भी पढ़ाई। अच्छा, आपके जो फादर है वो किस में, वो क्या काम करते हैं? वो फार्मर है? जी सर, फार्मर भी है और बेसिकली पंडित भी है। पंडित भी है, यस सर। तो आपको ये लगता है कि जो फैमिली की जो फिनेंशियल कंडीशन थी, तो उस टाइम आपकी ज़रूरत थी उसमें भागीदारी निभाने की, तो इसलिए आपने ये डिसाइड किया कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा और मैं ICDOL से तैयारी करूंगा और किसी तरह से कंट्रीब्यूट करूंगा इनकम के लिए और जो आपके खुद के खर्चे हैं उनको उठाने के लिए। बिल्कुल सर। तो उस टाइम की अगर आपकी माइंड स्थिति समझे, देखो +2 करने के बाद जब बच्चा निकलता है ना, तो वो इतना मैच्योर नहीं होता, वो ज़रूरी नहीं कि सारी बातें समझे, तो वो ये भी बोल सकता है कि भाई नहीं, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो स्कूल जाना है। तो आपके अंदर अगर उस टाइम लेके जाऊँ मैं, तो आपकी क्या सोच थी उस टाइम, क्यों मतलब ऐसा किया आपने? सर उस टाइम मुझे कोई और ऑप्शन दिखा नहीं, और कहीं ना कहीं जो मुझे आज भी लगता है कि एक जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैक कर गया। तो इसमें मैं अपने पेरेंट्स को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट वो होता है कि कोई बाहर का भी कोई बंदा सपोर्ट करे, तो वो भी कहीं ना कहीं होता है कि किसी बच्चे की एजुकेशन को सपोर्ट करे, जो मैं आज की डेट में मैं देखता हूँ कि कहीं भी मुझे लगता है तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ में हमेशा आगे आता हूँ। तो वो चीज़ उस समय नहीं थी, और ऑफ कोर्स स्कूलिंग अच्छी थी मेरी, तो एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, तो मैंने 9th-10th में साइंस पढ़ाना उस टाइम से शुरू कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, इस बात पे भी आएंगे कि किस तरह से हमने ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट करी। अच्छा, जो आपका सिरमौर वाला एरिया, वो कौन सा एरिया पड़ता है? सर वो हरिपुरदार है ना। तो वो वैसे तो काफ़ी ऊपर जाके वो एरिया है ना। तो सर। अच्छी बात ये भी हमें दिखती है आज के डेट से, जिसको हिमाचल के कुछ दूर दराज के क्षेत्र बोल सकते हैं, जैसे सिरमौर के कुछ पार्ट है और कुछ चौपाल के कुछ पार्ट है। वैसे हमारे उधर चिड़गांव वाला पार्ट है, डोडा वाला पार्ट है और लाहौल स्पीति वाला पार्ट है, उससे भी बच्चे बहुत सारा निकल रहे हैं। तो इससे मैं जेन्युइनली खुद ये फील करता हूँ कि अब उन क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ये बात समझ आ गई है कि मेहनत कैसे करनी है और किस डायरेक्शन में करनी है, और ये बड़े अच्छे रिजल्ट निकल भी रहे हैं।
तो मुझे ये लगता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो कि एक ऐसे क्षेत्र से आके और अपनी पढ़ाई एक जगह रोक के रेगुलर पढ़ाई और प्राइवेट पढ़ाई करना स्टार्ट करना, तो वो सच में आपका एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा जो अभी जो यूथ है उनको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने बात करी कि आपने ट्यूशन पढ़ानी स्टार्ट करी, तो ट्यूशन पढ़ानी आपने स्टार्ट करी 9th और 10th के बच्चों को, ठीक है, तो वो कहाँ पढ़ानी स्टार्ट करी और उससे क्या बेनिफिट हुए आपको? सर एक्चुअली 9th-10th में मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू की अपनी नॉर्थ हुक संचौली में क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स में। ओके। और उसके बाद सर वहाँ पे मुझे बेनिफिट सबसे पहला ये मिला कि उस ट्यूशन पढ़ाने से मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी डेवलप हुई, और जैसे कि मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड रहा तो उसके साथ साथ मैं अपने आप को हमेशा अपडेटेड भी फील करता था और नई चीज़ों के बारे में भी मुझे हमेशा जानकारी रहती थी। और फिर कहीं ना कहीं एक जो कंपटीशन की भावना है वो भी मेरे अंदर हमेशा से रही। और बीइंग अ टीचर मैंने ये भी देखा कि जब कोई बच्चा पढ़ने आता है तो मैं उसे उसी तरह से ट्रीट करता था लाइक मैं भी उसी के साथ क्लासरूम में बैठा हूँ। तो मैं बिल्कुल भी कोई भी अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखता हूँ जब भी मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ। तो प्रॉपर मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ें नई भी लाई, लाइक मैंने जैसे सबसे पहले वहाँ पे टाइप टेस्ट लाए कि पहले हैंड रिटन टेस्ट मिलते थे, उसके बाद वहाँ पे टाइप टेस्ट होने लग गए। तो ये चीज़ें क्योंकि ठीक है थोड़ा यंग जनरेशन का कुछ फ़ायदा होता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो ये चीज़ें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अच्छी रही। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट कर दी, तो अब आपको क्या उसी टाइम लग गया था कि मुझे प्रेपरेशन करनी चाहिए, मुझे क्या पर्टिकुलरली आपने यही एग्ज़ाम सोचा कि HSC या UPSC करना है, क्या कुछ और भी सोचा था कि मतलब उस टाइम क्या स्थिति थी आपको? देखो ये तो कंफर्म था कि आप ट्यूशन के भरोसे तो नहीं चलने वाली लाइफ है ना, जो आपका उस टाइम हेल्प हुई ट्यूशन से वो तो हुई, पर आगे के लिए आपने कब प्लान बनाना स्टार्ट किया कि आपको किस दिशा में जाना है? सर उस टाइम तो बिल्कुल भी कुछ माइंड में नहीं था, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी उसमें तो बस मैं ये था कि अपने आप को और फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल ला सकूं। तो उस टाइम मैं बताऊं आपको तो लगभग मैं 12 घंटे पढ़ा रहा था उस दौरान। अच्छा। सुबह मॉर्निंग में मैं 6 बजे निकल जाता था, तो 7 साढ़े 7 के आसपास क्लासेस होती थी। तो आप वहीं पढ़ाते थे जो इंस्टीट्यूट था, क्या घरों में जाते थे ट्यूशन पढ़ाने? सर मैं कुछ होम ट्यूशंस भी पढ़ाता था, तो अलग अलग जगह पे, तो उस समय कोई साधन नहीं था, तो अलग अलग दिशा में जाना, और शिमला में आपको पता ही है थोड़ा ट्रैवलिंग का इशू है ही, तो समय लग जाता था। तो मैं रात को लगभग 8:30-9 बजे घर पहुंचता था। तो फिर नई जो अगले दिन क्लास के लिए पढ़ाना है उसे भी प्रिपेयर करना होता था। तो कहीं ना कहीं जो ये कंपटीशन वाली पढ़ाई है ये तो बिल्कुल ही छूट गई थी सर। तो कब स्टार्ट किया, कब सोचा आपने फिर इसमें जाना है? सर ये जब मेरी ग्रेजुएशन हुई और उस टाइम पे 2020 में कोविड भी आया, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी जॉब्स भी नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब कुछ आगे जो है गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी की जाए। फिर भी मुझे इतना क्लियर नहीं था, बट फिर किसी ने गाइड किया कि HS एग्ज़ाम है तो आप इसकी तरफ देखिए। तो कोई बुक लिस्ट नहीं थी मेरे पास, एक बिल्कुल रफ़ तैयारी उस समय पर मैंने स्टार्ट की। मतलब जैसे जो आज की डेट में बिगिनर्स करते हैं कि सब कुछ जिसने जो बोल दिया वो सारा सुन लिया और उस तरह से शुरू हो गया। हाँ ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक और हमारा क्वेश्चन बनता है। देखो जैसे आज की डेट से हम देखते हैं कि जिनकी सिलेक्शन हो गई है और जो बिल्कुल एक लेवल पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चलो गाइडेंस भी है, कंटेंट भी है ना, बट अगर एक बिगिनर होता है, जैसे आप भी बिगिनर थे कभी और आप इस परिप्रेक्ष्य से आए थे जहाँ पे स्टार्ट करना भी एक चुनौती है, राइट? तो अगर आपको यही बात उन लोगों को बतानी होगी जो आज सच में तैयारी करना चाहते हैं, उनको कहाँ से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और किन बातों को उनको ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा सिनेरियो है वो तो काफ़ी डिफरेंट है। तो मैं तो सिर्फ वही कहूँगा कि मैंने सीख सीख के अपनी गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, तो फिर एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई। लेकिन आज की डेट में जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं बिल्कुल फ्रेश से, तो उनके लिए सर यही है कि आज की डेट में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नेट पे बहुत सारा सोर्स अवेलेबल है। लेकिन फिर भी सर एक अच्छे मेंटोर का होना, एक अच्छे गाइड का होना इस प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी है, जो शायद मुझे सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में समझ आया। अच्छा, यस सर। तो आपको ये है कि जो वैसे तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, बट उन इन्फॉर्मेशन को भी आप तक फिल्टर करके पहुँचाएँ, कौन सी काम की है, कौन सी नहीं काम की है, और किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई मेंटर होना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, तो अब उसके बाद आपने ट्यूशन पढ़ाई है ना, और मैं
जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो राहुल है अभी जोगटा अकेडमी में भी फैकल्टी है, यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाता है ना। तो अब आप स्कूलिंग की जो स्कूल की जो ट्यूशन्स थी उससे आप उठ के अब आ गए एकेडमी में पढ़ाने लगे, कोचिंग देने लग गए। तो जब कोचिंग देना स्टार्ट किया आपने, तो उस टाइम आप किस पोजीशन में थे और किस तरह से आपने बच्चों को हेल्प किया? एक तो मेरा पहला सवाल ये है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो कोचिंग होती है, देखो आपने तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करी है, फिर आपने कोचिंग पढ़ाई भी है और फिर आप सिलेक्ट भी हुए हो, तो मुझे लगता है कि आप एक पूरी जर्नी को समझते हैं। तो आपने ये, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल है कि आप उस टाइम किस स्थिति में थे, और दूसरा सवाल ये है कि आज की डेट में कोचिंग का क्या रोल है और कैसा रोल होना चाहिए? बिल्कुल सर, मैंने सर 2020 के एंड में मतलब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया था। 2-3 बच्चे थे मेरे पास, उनको मैं हिस्ट्री पढ़ाता था क्योंकि हिस्ट्री में मेरा अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। उसके बाद ऑफलाइन तो मैंने 2021 में ही पढ़ाना शुरू किया, क्रिएटिव में ही। तो वहाँ पर सर ये था कि उस समय ऑफ कोर्स मैं भी बहुत ही बिगिनर ही था, 1-1.5 साल की मेरी प्रिपरेशन थी और उस तैयारियों में मैं भी नया था और इतना एक्सपीरियंस मेरे पास भी नहीं था प्री मेंस का। बट ये था कि मेरे पास जो है मैं अपना बेस्ट स्टूडेंट्स को देता था। लेकिन विद द टाइम जैसे टीचिंग में मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो मेरी टीचिंग भी इवॉल्व हुई और मैं प्रिपरेशन के दौरान जो समझ पाया इस एग्ज़ामिनेशन को, इस प्रोसेस को, और जो कुछ सीनियर्स ने बताया, तो फिर मैं सर वो देने का ट्राई किया बच्चों को आगे। और जो आपका दूसरा सवाल है कोचिंग का, तो सर कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि चलो मैं तो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाया कोचिंग को, तो पर यह है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कोचिंग सर एक बहुत ही मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कहीं एक तरह से शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट कर देता है, क्योंकि हमें वो मेहनत नहीं करनी पड़ती जो कोचिंग हमें मेहनत करके दे देती है। मतलब मेरा सर बचपन से ही सपना था कि अगर कहीं मैं अच्छी जॉब में लगूं, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि IAS बनना है, HS बनना है। लेकिन जब तैयारियों में आया फिर मेरा एक सपना और डेवलप हुआ कि मुझे दिल्ली जाके IAS की तैयारी करनी है। अच्छा। मतलब जो कि आज तक भी मेरे लिए सपना ही रह गया। पर मैं ये देखता हूँ कि जो बाकी लोग तैयारियाँ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिर भी निराश है कि उनको भगवान ने जो दिया या वो उससे भी निराश है, और हमें भगवान ने जो दिया हम उसमें भी खुश हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखनी चाहिए, एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और कोचिंग ज़रूरी है क्योंकि एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको गाइड करे। जैसे मैं सर एक और रेफरेंस देना चाहूँगा कि जो यहीं एकेडमी में हमारी फैकल्टी है कैलाश पांडे सर, तो उन्होंने 2022 में वो मुझे मिले थे, तो उन्होंने मेरे 1-2 आंसर चेक किए थे। उस साल मेरा पहला ही मेंस था, लेकिन उन्होंने मुझे ज़्यादा नहीं बताया और हम जानते भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर उन्होंने काफ़ी मॉनिटरिंग की मेरे साथ। वहाँ पे क्रिएटिव में पढ़ाते थे अश्वनी तोमर सर, तो उन्होंने मतलब उनका सर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि उन्होंने 22 और 23 के मेंस में मतलब मैं 2 महीने तक उनके घर पर ही रहता था। अच्छा। वो प्रॉपर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाते थे, लंच डिनर सब कुछ मेरे लिए प्रिपेयर करते थे, और मतलब मैं सिर्फ अपनी सीट से सिर्फ नहाने के लिए उठता था, अदरवाइज मैं नहीं उठता था अपनी सीट से। ठीक है। और मेरे लिए प्रॉपर टेस्ट बनाते थे। अच्छा। तो इस तरह की सर चीज़ें मतलब अच्छा, ये आपके दोस्त थे? दोस्त भी थे और सर कलीग भी हैं। तो अच्छा। मतलब इस तरह की अगर चीज़ें सर कोई आपके लिए करे तो मुझे ऐसा लगता है कि, और वो करेगा कौन सर, वो करेगा मेंटोर। चलो वो मेरे फ्रेंड थे, लेकिन जैसे पांडे सर ने भी मेरे क्वेश्चन चेक किए तो सर वहाँ से मैं अपनी गलतियों से सीख पाया, और उसके बाद एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी डेवलप हो गई हमारी। और फिर ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है सर जो मुझे ऐसा लगता है कि तैयारियों में आपका लेवल धीरे धीरे करके अप करती रहती है, लेकिन आपको प्रोसेस में रहना होता है और ट्रस्ट करना होता है चीज़ों पे। देखो, ये तो मैंने भी देखा है कि अगर आपके अंदर वो क्षमता है ना, अगर अब मुझे लगता है कि कोई जेन्युइनली करना चाहता है इस चीज़ को, तो एज ए टीचर, एज ए मेंटर हमें भी वो चीज़ें दिखती है कि ये जेन्युइनली करना चाहता है ना। उसके लिए दूसरा जो सामने वाला आदमी है ना, वो भी करना चाहता है ना। जैसा आपने दिया कि आपके लिए टेस्ट बना रहा है कोई और लंच भी बना रहा है ना, तो ये तो मतलब आज की डेट से वो एक ब्लेसिंग है अपने आप में जिनको इस तरह की चीज़ें मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम उन बातों को याद रखते हैं और उनको एक ग्रेटिट्यूड भी देते हैं वापस। देखो, ऐसा किसी को चाहिए नहीं होता, और मुझे ये भी लगता है कि आज के दौर में वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि अगर किसी का थैंक्स और ग्रेटिट्यूड भी मांगना पड़े।
है ना। तो वो तभी अच्छा लगता है कि जब किसी को सफलता मिली है, नहीं भी मिली है तो भी उसको ये चीज़ें याद रहती है। अच्छा ठीक है, अब बड़ा एक अच्छा एस्पेक्ट निकलता है इस तरह से कि आप बोल रहे हो कि आपने कोचिंग देना आपका एक सपना था, है ना। और ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि जिसके पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए, है ना। तो आपके ना, जैसे मेरी कभी आपसे बहुत बारी बात हुई है कि आप हमेशा जिक्र करते हो अपने भैया का, किसी का ना जो आपके भाई है, तो उनकी, क्योंकि जितने दिन मैं आपके साथ रहा, जितने हमारी बातचीत होती रही है, तो कहीं ना कहीं उनका नाम ज़रूर आता रहा। तो मुझे एक बात ये समझ आती है, क्योंकि मैं आपसे पहली बार शायद पूछा हुई बात कि उनका भी आपकी लाइफ में बड़ा मुझे कंट्रीब्यूशन दिखा है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में भी आप उनकी बात करते थे। तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएं कि किस तरह से आपको उनको हेल्प की, जहाँ तक आप बताना चाहते हो। बिल्कुल सर, उनका नाम पंकज शर्मा है। और सर वो मेरे लिए मतलब ही इज़ लाइक अ फादर। और उनका रोल मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि जब भी मतलब मुझे कहीं भी फाइनेंशियली या कोई भी और XYZ प्रॉब्लम्स रही, तो उन्होंने मतलब वो मेरे लिए फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर बने उस टाइम पर। और कभी कभी हो जाता था कि नहीं, थोड़े खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, मुझे कुछ कोर्स लेना है, कुछ भी, या कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो वहाँ पे वो मुझे वो चीज़ करके देते थे। और उसमें कोई ऐसा हमारे बीच ये नहीं है कि उन्होंने मुझे 5000 दिए तो मुझे वो रिटर्न करने हैं उन्हें वापस। अच्छा। तो वैसे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। अच्छा। तो वो चीज़ें हैं। तो उसके बाद से थोड़ा सा मेरे अंदर ये चेंज भी आया कि मैं अपने ऊपर जो बहुत ही छोटी एज से एक इकोनॉमिक बर्डन लेके चला हुआ था, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, मुझे अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है, इकोनॉमिकली मैं अब स्टेबल हो जाऊंगा। तो फिर मुझे इस तरह का जो साथ मिला, और नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट साइकोलॉजिकली ऑल्सो, कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई बात मतलब नहीं, हाँ। सर एटलीस्ट मतलब कोई कंडीशन नहीं लगाई गई। और कोई आपको अगर इतना भी बोल दे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी जो एफिशिएंसी है उसको 200 टाइम्स कर देते हो। ये देखो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। मैंने भी लाइफ में बड़ा फेस किया है कि कई जगह आपको हेल्प तो मिलती है बट वो कंडीशन के साथ मिलती है। बिल्कुल सर। अगर आपको कहीं से अनकंडीशनल मिले, बिल्कुल सर, तो अगर आपको कोई बोले कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो देख लेंगे क्या है, बट आप अपना काम करें। तो देखो ना, यही मैं चाहता हूँ कि जो एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ना कुछ इस तरह से पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने। और ये भी पक्की बात है कि अगर आपकी इंटेंशन सही है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो आप अट्रैक्ट भी उन्हीं लोगों को करते हो, और वो आपके साथ जुड़ते भी हैं और आपको आगे हेल्प भी करते हैं। एक और सर इंसिडेंट उनका मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने ही मुझे कहा भी था कि तू दिल्ली चला जा, क्योंकि मैंने जिक्र किया था उनसे कि मैं ऐसे से दिल्ली जाना चाहता हूँ और कोचिंग करना चाहता हूँ IAS की। तो उन्होंने कहा था कि चलो तुम दिल्ली चले जाओ और मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। बट वही था कि चलो मैं अपना खर्चा तो, चलो मेरा खर्चा तो उठा लेंगे, लेकिन वही है कि मेरे साथ मेरी फैमिली की कंडीशंस भी थी कुछ, और थोड़ा सा उनकी लाइबिलिटीज़ भी हैं तो जो मुझे देनी है, तो वो थोड़ा सा था। फिर उनकी अपनी भी फैमिली है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें थी, तो वो कहीं ना कहीं मैंने सोची। बट सर अगर उन्होंने ये बात कही तो वो बात मेरे अंदर आज तक भी है, और मतलब उसके लिए ग्रेटिट्यूड मैं ऑफ कोर्स अपने लाइफ टाइम तक देता रहूँगा। चलो देखो, ये बहुत बढ़िया बात है। अगर आप इतना समझते हो चीज़ों को, कितनी बारीक से समझते हो, तो मैं तो ये चाहूँगा कि आपका IAS बनने का सपना भी पूरा हो जाए। देखो, अगर आपने सच में अच्छे मन से चाहे तो ये भी है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, एज है ना, और एक समझ है कि आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और थी ना, वो मैं भी यहाँ क्लियर करते इस बात को कि एक मैं न्यूज़ में देख रहा था, न्यूज़ में कहीं सुन रहा था, मुझे नहीं पता कि प्रिंट मीडिया था या दूसरा मीडिया था, तो उसमें ये बात आ रही थी कि आपके जो फादर है वो एक्स सर्विसमैन है और उस कोटे से आप आए हो। अच्छा, है ना, तो वो उसके बारे में क्या स्टोरी है? सर हाँ, मुझे भी सर मैसेजेस आए थे कि मैंने कहा था कि मेरे फादर फार्मर हैं और कि आप एक्स सर्विसमैन कोटे से सिलेक्ट हुए हो, तो वो सर अनरिजर्व्ड अगेंस्ट दी एक्स सर्विसमैन है। अच्छा। कि 3 साल तक अगर एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली रहती है तो वो जनरल में काउंट हो जाती है। ओके ओके ओके। तो जो रैंक 5 और 6 जो मेरी है, तो उन दोनों सीट्स में जो तहसीलदार लगे हैं उन्हें अगेंस्ट एक्स सर्विसमैन सीट दी गई। हाँ वही, क्योंकि जो उनके लिए कभी रिजर्व थी
हाँ जी। और वो नहीं फिल हो पाई, नहीं तो fill अब इधर वो जनरल कैटेगरी को मिल गई है। तो उसमें जो अगेंस्ट शब्द लिखा है उसका मतलब ये है कि वो एक्स सर्विसमैन वाले को नहीं दी गई है। नहीं दी गई है। हाँ, वो किसको दी गई है? जनरल को। जनरल को दी गई। अच्छा, एक और बड़ी फ़नी सी बात थी, वो भी सोशल मीडिया में काफ़ी चल रही थी कि आपने, उसमें तो न्यूज़ ये थी कि इंस्टाग्राम से पढ़ाई करके राहुल बने HS। ये क्या कहानी है? ये सर मैं किसी न्यूज़ आउटलेट में ही कहा था मैंने कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सोशल मीडिया को आप कैसे टैकल करते थे, कैसे यूज़ करते थे। तो मैंने सर ये कहा था कि सोशल मीडिया तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। मैंने कहा कि कभी अगर हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, जो कि जैसे मैं नहीं पढ़ पाता था क्योंकि मेरा ऑफकोर्स स्केड्यूल बहुत बिजी रहा, तो मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। तो मैं क्या करता था, कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ चैनल्स, अच्छे पेजेस हैं, उनको सब्सक्राइब कर लिया, तो दिन में वहाँ पे स्क्रॉल कर लिया और देख लिया कि आज की क्या न्यूज़ है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंदा अपडेटेड रहता है। हाँ, अपडेटेड उन्होंने रहता उस है। चीज़ को उस तरह से थोड़ा सा पूरी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर दिया, उस तरफ ही चली गई थी। हाँ जी सर, उस तरह से थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया। अच्छा, तो आपका इस तरह से आपका चाइल्डहुड रहा, इस तरह से आपने तैयारी की, इस तरह से आपके जो लोग थे हाँ जी। आपके साथ जुड़े। अच्छा, बीच में एक चीज़ और थी कि जो हमारी पहले बात भी इस बारे में, जब मैं आपका इंटरव्यू का ड्राफ्ट देख रहा था उसमें भी आपने जिक्र किया था कि आपने NGO भी स्टार्ट किया था। यस। तो इसी बीच में आपको ये आइडिया कब आया कि NGO स्टार्ट किया जा सकता है ना? और क्या आपने किया इसके लिए? अभी क्या स्थिति है इस NGO की? सर ये आइडिया मुझे कॉलेज के सेकेंड ईयर में आया था, और मैंने जो मेरी सिस्टर है और उसके कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन सभी को हमने एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ किया और फिर हमने एक आइडिया पुट ऑन किया कि हम इस तरह से एक NGO बना सकते हैं और उसमें हम अपने लेवल पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं। तो 2019 में बनाया, 20 में कोविड आ गया, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कुछ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स भी करवाए। फिर उसके बाद 23 में इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया, और जहाँ मैं संजौली में लाइब्रेरी में था, तो वहाँ की जो टीम थी हमारी, तो उन सभी को मैंने ये आइडिया शेयर किया। और उसकी एनिवर्सरी में हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। अच्छा, थीम क्या था NGO का? क्या थीम था? करना क्या चाहता है सर? करना तो ऑफ कोर्स ह्यूमन वेलफेयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे। तो फिर उसमें हमने लोगों को ऑर्गेनाइज किया और वहाँ से खुद से सभी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम प्रेसिडेंट बनेंगे, हम कैशियर बनेंगे। तो इस तरह से, और फिर मतलब मुझे भी एक दोबारा से वो मोटिवेशन वापस मिला जो 2019 में था, बट कोविड की वजह से वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। फिर हमने सर इसमें ट्री प्लांटेशन ड्राइव करवाई रिसेंटली, और हमने क्लीननेस ड्राइव भी करवाई है, क्लोथ डोनेशन ड्राइव करवाई है। मतलब सर जितना हमारी पॉकेट अलाउ करती थी उतना हम इसमें करते थे सर। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं आपकी इस जर्नी की। तो पहला अटेम्प्ट कब दिया, दूसरा कब दिया, अभी किस अटेम्प्ट में क्या हुआ, वो थोड़ा सा ब्रीफ। सर पहला अटेम्प्ट 2021 में दिया था। उस साल प्रीलिम्स नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि उस साल मुझे थोड़ा HPG के भी नहीं आता था, तो कुछ मार्क्स में रह गया। अच्छा। सेकंड अटेम्प्ट 2022 में दिया, तो उस साल प्रीलिम्स हो गया था, बट मेंस नहीं हो पाया क्वालिफाई। क्यों नहीं हो पाया? क्या लगा आपको? सर ऑप्शनल में मार्क्स थोड़े कम थे। ऑप्शनल आपका हिस्ट्री था उस टाइम? उस टाइम हिस्ट्री था, बिल्कुल। तो फिर नेक्स्ट ईयर मुझे लगा कि ऑप्शनल चेंज करना चाहिए, बट मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री रखा। और लास्ट ईयर 2023 में मेरे 427 मार्क्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड इन हिंदी। अच्छा। तो थोड़ा सा मैं वहाँ पे रह गया। और दिस ईयर मेरा तीसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था। अच्छा। और फॉर्चुनेटली आई गॉट द रैंक। थर्ड मेंस था आपका? हाँ जी इस सर, साल तीसरा मेंस। ठीक है, तो चलो बस बिल्कुल ब्रीफ में बताना है, वैसे तो ये बातें बहुत पता चल जाती है बच्चों को, तो फिर भी आप अपनी तरफ से एक बारी प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की स्ट्रेटजी, 3 स्टेजेस में अपनी बात को आपने बताना है कि प्री के लिए कैसी रही और कैसी होनी चाहिए आगे बच्चों की, और मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए क्या किया आपने? सर प्रीलिम्स के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गई अब चीज़ें। मतलब जैसे मैंने 2021 में जो अटैम्प्ट दिया था और जो 24 में अटैम्प्ट दिया, तो उसमें मुझे बहुत ड्रास्टिक चेंज अब दिख चुका है। तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब हट के भी सवाल आ रहे हैं। जैसे मैं एलाइड की बात करूँ, एलाइड में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, लाइक नीतीश कुमार वाला क्वेश्चन था कि उन्होंने कब शिफ्ट किए पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ। तो ये सिर्फ आई डोंट थिंक कि किसी बुक में है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस तरह का थोड़ा अपडेटेड इंसान को रहना चाहिए। तो प्रीलिम्स में तो बेसिक बुक्स सबको पता है कि क्या पढ़ना है, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो टेस्ट सीरीज लगा सकता है कि ताकि उससे पता लगे कि प्रीलिम्स में किस तरह का स्कोर कर रहा है। और फैक्चुअल डाटा पे ज़्यादा जोर मुझे लगता है प्रीलिम्स में देना चाहिए। ठीक है। मेंस की तैयारी सर मैंने 2022 के जो मेरा पहला मेंस था
आफ्टर प्रीलिम्स ही की थी। तो मुझे उस टाइम कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मैंने लाइन टू लाइन जो सिलेबस था उसके ये तो आपको ठीक लगता है कि जो तैयारी है मेंस की प्री के बाद मतलब हो सकती है? नहीं सर, ये नहीं करनी चाहिए सर। वो मेरी भी तरफ से मिस्टेक थी, अदरवाइज़ वो पहले से हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि जो मैंने इस बार 2024 के अटैम्प्ट में देखा कि मैं 2 मेंस पहले दे चुका था, तो मेरे पास सिलेबस ऑलरेडी प्रिपेयर था। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ राइटिंग पे फोकस किया। मैंने पेपर लिखे, काफ़ी सारे पेपर लिखे, जोग्टा अकेडमी के भी पेपर लिखे। तो फिर इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो इस बार जैसे थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ, तो इस पैटर्न में पेपर कैसे लिखना है, और दूसरा ये होता है सर कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा राइटिंग में जो इम्प्रूवमेंट करना चाहें, कुछ फ्लो चार्ट वगैरह बना रहे हैं, कोई डायग्राम बना रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये मुझे लगता है कि प्री के बाद आपका अगर मेंस तैयार है तो आप बस सीधा सिर्फ फर्स्ट डे से ही लिखना शुरू कर, लिखना स्टार्ट कर। देखो हम भी यही प्रमोट करते हैं कि लिखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जितना लिखोगे, पर लिखेगा वही जिसका पहले ही तैयार है ना। अब जिसको तो सिलेबस अभी करना है, ऑप्शनल भी करना है प्री के बाद, उसके लिए तो फिर पॉसिबल है नहीं। इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि हम यही सोचते हैं कि जब तक प्री नहीं निकलेगा तब तक मेंस की तैयारी क्यों करनी है। तो सर कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी स्टार्टिंग में यही था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं 2022 में ही सिलेक्ट हो जाता, क्योंकि उस साल मैंने बहुत ही रफ राइटिंग की। फिर भी मेरे 406 मार्क्स थे पहले ही अटैम्प्ट में, और उस साल जनरल की कट ऑफ आई थिंक 413 मार्क्स गई थी। तो मैं 7 मार्क्स से रह गया था। अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपरली गाइडेड होता और थोड़ा सा अच्छे से मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती, तो शायद मैं उस साल भी इंटरव्यू दे देता पहले ही अटैम्प्ट में। तो ये सिर्फ मिथ है कि अब आप ये करो प्रीलिम्स के बाद करो। मैं मानता हूँ कि पहले से पूरे तैयार रहो, और जो एक मेंस लिखने का मौका मिल रहा है उसको आखिरी बना दो। बिल्कुल 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 सर। अच्छा, जो ये मेंस की जो तैयारी होती है, इसमें ना नोट्स मेकिंग, बुक और किस तरह से आप सजेस्ट करते हो कि क्या करना चाहिए, और क्या किसी एकेडमी के नोट्स की हेल्प ले सकते हैं या खुद के नोट्स बना सकते हैं? सर स्टार्टिंग में तो मैंने लाइन टू लाइन ही बनाए थे, लेकिन HPGK में मैंने जोग्टा अकेडमी की बुक ही फॉलो की थी, क्योंकि HPGK में हिमाचल के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक कंटेंट मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने ऑफकोर्स जोग्टा अकेडमी का जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे GS3 में बहुत हेल्प मिलती है वैल्यू एडिशन करने के लिए। और सर बाकी 1 और 2 में तो मैंने लाइन टू लाइन ही नोट्स बनाए थे। लेकिन अब जो मैंने इस बार देखा, इस बार जैसे जोग्टा अकेडमी के जो ऑसम नोट्स हैं वो काफ़ी ब्रीफ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करते हैं उसे। मतलब मैं ही नहीं, मतलब मेरे साथ जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो भी बहुत प्रेज़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर वही है ना, फिर कोचिंग वाला रोल वो आ जाता है कि आपको कोई इंसान पूरी मेहनत करके दे रहा है, आपको खाना बना के दे रहा है, बस आपको बस खाना ही है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब थोड़ा ईजी हो गया है। स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने लाइन टू लाइन बनाए थे तो थोड़ा वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग रहा, बट अब मेरे को बस एडिशन करनी है नोट्स में, जो डाटा चेंज हो रहा है। हाँ, ये तो हम भी देखते हैं। जैसे हम भी जब हम खुद तैयारी करते थे, जब मैं खुद भी एग्ज़ाम देता था, तो अगर हम टेस्ट सीरीज खुद भी बनाते थे तो मॉडल आंसर नहीं देते थे। तो अब धीरे धीरे क्या है कि चीज़ें सारी बन रही है, मॉडल आंसर बन रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, है ना। तो अच्छा, आपने कुछ ऐसा किया था कि खुद का जो आज से लिखा हुआ कुछ कंटेंट जो आपको एंड में, चाहे ऑप्शनल का हो चाहे GS का हो, एंड में आप उसको रिवाइज़ कर पाओ, ऐसी कुछ मेहनत करी थी? हाँ बिल्कुल सर। मैंने सिर्फ थोड़े माइक्रो नोट्स बनाए थे। अच्छा। लाइक सबके GS1 के, GS2 के, GS3 के, और कुछ निमोनिक्स भी बनाए थे। अच्छा। जो जिस वजह से मैं GS1 को 3 से 4 घंटे में पूरा रिवाइज़ कर लेता था, और फिर GS2 को भी लगभग इतने ही टाइम में, और GS3 को भी। मतलब बिल्कुल मैंने माइक्रो नोट्स बनाए थे जिसको मैं लास्ट मोमेंट पे देखता था, क्योंकि आपके पास सर 10 से 1 आप GS1 लेके आए हो, फिर थोड़ा लंच भी करोगे, फिर अगले दिन दोबारा 10 बजे देना है। तो मतलब मुझे लगता है कि हार्डली हमारे पास 5 से 6 घंटे हैं जो प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अदरवाइज नींद भी प्रॉपर लेनी है। मतलब मैं नहीं मानता कि फिर आप रात भर पढ़ो, क्योंकि जब आप पेपर में हो तब तो आप प्रॉपर नींद भी लो। तो वहाँ पे मुझे लगता था कि आपके पास अगर कुछ ऐसा क्रक्स है तो थोड़ा ईजी रह जाता है। हालांकि सर पेपर का जैसे आप देख रहे हैं पैटर्न तो वैसे ही बदल चुका है, बट वही है कि अगर बेसिक्स रिवाइज हैं तो आप एक अच्छा आंसर बना सकते हो। अच्छा, करंट अफेयर के साथ किस तरह से डील किया आपने? सर प्रीलिम्स के लिए तो करंट अफेयर सर मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से ही पढ़े। लाइक मैंने स्टडी IQ से भी पढ़े हैं, और बाकी 1-2 यूट्यूब चैनल से मैं पढ़ लेता था। मेंस के लिए सर थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर हमारा जनरली GS3 में ही आता है। 1 और 2 में कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में करंट अफेयर आता है, और वहाँ सर मेंस में मुझे अच्छा पार्ट ये लगता है कि हम अपना जो करंट अफेयर है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स में तो जो करंट अफेयर एग्जाम ने पूछा है हमें वही डील करना होता है, बट मेंस में मैं खुद से लिख सकता हूँ करंट अफेयर।
तो वहाँ पे हम थोड़ा सा खुद से करंट अफेयर बना सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ऑप्शनल की ना। ऑप्शनल आपका हिस्ट्री रहा है, तो अब हिस्ट्री काफ़ी सारे बच्चे रखना चाहते हैं। बस आपने ये बताना है कि अगर कोई हिस्ट्री रखना चाहता है तो उसकी क्या बैकग्राउंड होनी चाहिए, या कौन रख सकता है, और क्या बेसिक सोर्स है जहाँ से वो हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर ले, और क्या इसके फ़ायदे और क्या इसके चैलेंजेस हैं? सर हिस्ट्री मैंने जब अपना बैचलर्स में पढ़ा था तो उससे पहले तो मैंने भी साइंस ही पढ़ी थी, तो फिर मैंने मास्टर्स हिस्ट्री में करनी स्टार्ट की। और हिस्ट्री मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि पॉलिटिकल साइंस मुझे ऐसा लगा कि बिना गुरु के मुझे समझ नहीं आएगा, टीचर के कुछ उसमें ऐसे टेक्निकल टर्म्स थी, तो हिस्ट्री मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छे से खुद से समझ पाया। तो ऑप्शनल मैंने तभी हिस्ट्री रखा, और मैंने हिस्ट्री के भी सेम लाइन टू लाइन नोट्स बनाए ऑप्शनल के। और उसमें सर फ़ायदे ये हैं हिस्ट्री के कि ये GS1 में कोलाइड होता है, प्रीलिम्स में कोलाइड होता है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे एडवांटेज रहा कि 2022 से एक नया पैटर्न प्रीलिम्स में देखने को मिला कि एंशिएंट और मेडिवल इंट्रोड्यूस किया गया कमीशन के द्वारा। तो जहाँ पर बाकी एस्पायरेंट्स जो एंशिएंट मेडिवल नहीं पढ़ रहे हैं वो उन 5-6 क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, वहाँ पे मैं एडवांटेज ले रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। और बाकी नेगेटिव इसका यही है कि थोड़ा बल्कि है, अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा अच्छा, जो बिगनर है, जो ऑप्शनल पढ़ना चाहता है, तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या बुक्स लिस्ट है उसके लिए? सर मैंने तो बेसिक NCERTs पढ़ी थी, और उसके बाद सर मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन ही की। अच्छा, ऑनलाइन किया आपने? पढ़ाई है। ठीक है। और इंटरव्यू में इसके लिए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर इंटरव्यू मेरा पहला था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सर इसमें जो मेरा आपके साथ 1-to-1 इंटरव्यू सेशन रहते थे सर, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मतलब हमारे इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए कि जो मेरा रियल इंटरव्यू था वहाँ पे आई थिंक उनके पास भी क्वेश्चंस नहीं बचे थे। अच्छा। तो हमने हर सेगमेंट में पूरा डिस्कस कर लिया था, और मैंने 2 मॉक भी दिए थे जोग्टा अकेडमी में, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे। उससे भी थोड़ा जो रियल एनवायरनमेंट है उसमें मतलब कैसे मुझे अडेप्ट करना है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल। अच्छा, अंदर क्या एनवायरनमेंट था आपके, जो बोर्ड होता है? सर अंदर अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहा, और मतलब वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि जो जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा थे। ओके। अच्छा, अब एक सवाल और है कि देखो, जैसे आज का जो दौर है, इस दौर में बच्चे चाहते हैं तैयारी करें, ऑफिसर्स बने, है ना, और कई बार ऐसा भी जाता है तैयारी ना लंबी भी हो जाती है। तो आप देखो, इतने अगर आप बोल रहे हो कि 20 से तैयारी कर रहे हो आप, है ना, तो अभी आप 25 में जाके सेलेक्ट हुए हो फाइनली, है ना, तो 4-5 साल का पीरियड है। तो आपके हिसाब से क्या प्लान ऑफ बी होना चाहिए, या एक पे फोकस करना चाहिए, है ना? तो मतलब क्या सजेस्ट करते हो आप? क्योंकि देखो ना, बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं इस तरह के आज की डेट से, यार पता नहीं हो ना हो। और तो एक तो ये सवाल है ना। दूसरा ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि कुछ नेगेटिविटी भी आने लग जाती है दिमाग में। चैलेंज ये लगता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। फिर आप किसी को कंपैरिजन करने लग जाते हो किसी के साथ, यार मेरे साथ का बंदा था, ये तो लग गया, इसकी नौकरी लग गई है, इसने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है ना। तो ये बड़ा ऐसा फेज़ रहता है कि ना हर एक की लाइफ में, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में भी रहा होगा। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि एक तो क्या होना चाहिए, और दूसरा अगर ऐसे थॉट्स आते हैं इनसे डील कैसे करना है? बिल्कुल सर, ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि मैंने सर खुद से ही सीखा। लेकिन अगर कोई बच्चा कोचिंग कर रहा है अर्ली एज में, आजकल मैं जैसे देख रहा हूँ बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर से ही कोचिंग लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। दूसरी सर ये है कि मैंने भी अपने माइंड में एक मैक्सिमम एज को रखा था कि मैं इस एज तक ही तैयारी करूँगा, और उसके बाद ऑफ कोर्स मैं साथ साथ जो टीचिंग कर रहा था तो वो मेरा एक प्लान बी भी था, तो वो भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। लेकिन आज मैं अपना इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि उस टाइम पे एक लड़का आया था 22 साल का, उसका मेरे साथ इंटरव्यू था, आवाज़ पंडित। तो मैं उसको देख के काफ़ी खुश हुआ सर। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसमें खुद को देखा। अच्छा। कि मुझे लगा कि कभी मैं भी इसी एज में तैयारी कर रहा था, और मेरा भी सपना था कि एक यंगेस्ट एज में मैं सर्विस में एंट्री ले लूँ। अच्छा। तो मतलब ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सिर्फ मिथ है, और कहीं ना कहीं मेरे को उसका एटीट्यूड जो लगा वो बहुत पॉजिटिव लगा, और मेरा भी एटीट्यूड वैसा ही था
ठीक है थोड़ी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस अलग हो नहीं, सकते हैं, वो तो देखो स्ट्रगल है, लेकिन वो तो उसको तो निपटना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो अलग हो सकते हैं सर, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके बारे में नहीं जो सोचना टाइम चाहिए। है, जो एज है, जो एनर्जी, वो तो सबके पास है यस ना। वो तो सबके पास है, सबके पास वो सबके पास इक्वल भगवान ने दे रखी है। ठीक है चलो ठीक है, मैं ये बोल सकता था कि भाई मैं सुबह से शाम तक पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं बचता है, और ये बंदा कोचिंग कर रहा है, ठीक है, ये सुबह से शाम पढ़ रहा है तो ये एडवांटेज लेगा। सर ऐसा नहीं होता है सर। मेंटल जो आपका स्टेटस है ना, अगर वो पॉजिटिव है तो मेरे को लगता है कि फिर चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाती है सर। ठीक हो जाती और मैं है। आज जहाँ भी पहुँचा हूँ मुझे लगता है कि जो मेरा सोचने का तरीका है और जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैं उसी को ही बहुत हद तक मानता हूँ कि मैं यहाँ तक सस्टेन कर पाया हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ से ये बात निकलती है कि ठीक है आपका गोल है, एचएएस बनने का गोल है, बट आपको ये भी देखना है कि एक एज पे पहुँचते मुझे कुछ ना कुछ एक अल्टरनेट लेके भी चलना है, और वो कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि अपने बिजनेस ही करना है या नौकरी ही करनी है। तो आपने जैसे बताया कि आपने टीचिंग अपना एक प्लान बना लिया था, और आप टीचिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे, हमने देखा है यहाँ पे। अब जब आप पढ़ा रहे हो तो अच्छा है आपके पास टीचिंग के लिए। और इसी तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारा कोई स्टूडेंट था पीछे, तो उसको भी ऐसा लग रहा था, बट उसने ना साथ साथ योगा का कोर्स स्टार्ट कर दिया था। तो उसने ना लाइफ में एक स्किल सीख ली थी योगा की। तो इस टाइम होना एक अच्छा योगा का कोच है। बड़े बड़े जो मतलब सिटीज़ में बड़े बड़े होटल्स होते हैं, और बड़े बड़े जो जिनको लोगों को कोचिंग चाहिए होती है, जिनको स्पेशल कोच चाहिए होता है, तो वो बड़ा अच्छा कर रहा है उस तरफ। तो मतलब ये भी है कि एक आज का दौर है कि जिस पे आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए। जैसे आपका टीचिंग स्किल आ गई, उसके पास योगा की स्किल आ गई, आगे कुछ और भी हो सकती है जो पढ़ाई के साथ साथ हो सकती है। एक हॉबी के तौर पर भी इसको किया जा सकता है। और दूसरी, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक मेंटल जो आपकी स्टेबिलिटी है वो भी बड़ी ज़रूरी है ना। कि अगर हम एक ही चीज़ को नेगेटिव तरीके से सोचने लग जाए तो वो उसी तरफ जाएगी। अगर उसका पॉजिटिव एंगल देखना स्टार्ट कर दिया तो वो आपके लिए आगे कई सारे रास्ते पॉजिटिव दिखाता है। तो अब इस स्टेट को पाने के लिए क्या आपके अंदर ये नेचुरल है, क्या आप इस पे मेहनत भी करते हो? जैसे मैं अपनी बात करूँ तो शायद मैं भी ऐसा कुछ पलों से गुजरा हूँ, तो मैंने तो इसको सीखने की कोशिश की, इसके ऊपर मेहनत भी करी है। तो आपने कैसे इस एटीट्यूड को मतलब हासिल किया है? सर ऑफ कोर्स सर नेचुरल तो नहीं था, बट ये मैं विद द टाइम जिन सर्कमस्टांसेस से गुजरा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, और ये एटीट्यूड वहीं से डेवलप हुआ। 2022 में मैंने जाखू जाना शुरू किया, और फिर मैं टेम्पल? यस सर, जाखू टेम्पल। और फिर तो आप डेली जाते थे टेम्पल? हर ट्यूसडे सर, हर ट्यूसडे आप टेम्पल जाते थे? मैं टेम्पल जाता था। फिर मैंने उसको सैटरडे भी कर दिया। अच्छा। फिर मैंने उसको संडे भी कर दिया। अच्छा। फिर बीच में कुछ टाइम था मैं डेली भी जाने लग गया था, अकेले भी। कुछ कई बार टीचरों के साथ भी जाता था। तो मतलब ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, और वहाँ पे जाके मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। तो फिर मेरे को वहाँ से ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को बस अपने गोल पे फोकस करना है। हाँ। बाकी जो लाइफ में चीज़ें आएंगी। और फिर मैं उसमें सर एक अपने आप को ब्लेस्ड ये भी मानता हूँ कि जो मेरे साथ लोग जुड़े वो उसी माइंडसेट के लोग जुड़े जिन्होंने कहीं ना कहीं छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी मेरी इस सक्सेस में दिया है। देखो ये भी एक बात है। देखो मंदिर जाना, पूजा अर्चना करना ज़रूरी नहीं कुछ कुछ मांगते ही है वहाँ से। बिल्कुल सर। बट जैसे मैंने भी यही देखा है कि जब मैं भी ऐसी इन्वॉल्व रहता हूँ चीज़ों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। बट आप ऐसा एक फ़ील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो, और आपको लगता है कि हाँ यार मेरे साथ कुछ है जो शायद एक पॉजिटिव चीज़ें दिखाएगा, और एक पीस भी रहती है माइंड की। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इस तरह से होता है। देखो अपने अपने तरीके हैं। जैसे आपने बताया कि आप मंदिर फ्रिक्वेंटली जाना स्टार्ट कर दिया। कई लोग मेडिटेशन करते हैं, कोई लोग योगा करता है, कोई लोग स्पोर्ट्स करते हैं, कोई लोग रनिंग करता है। तो मेरा भी खुद का ये एक सजेशन रहता है सभी बच्चों के लिए कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई बड़ी चीज़ अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपका ना कुछ टाइम के लिए माइंड किसी और जगह जाना चाहिए। चाहे आप पूजा में जा रहे हो, चाहे आप योगा मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो जितनी देर अपने माइंड को आप थोड़ा सा अलग करोगे, वो दोबारा एनर्जी लेके वापस जब आएगा तो और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा। क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिलती है जो यंग बच्चे होते हैं, जो पहले पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो उनके मन में होता है कि भाई सब कुछ नहीं करना, बस सब तो हमने तैयारी करनी है। पर इस तरह से लंबे टाइम तक आप नहीं चला सकते। अब नेक्स्ट आता है कि आज की डेट से जैसे मैं हर एक इंसान, हर एक जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि कुछ अनप्रोडक्टिव चीज़ें भी घूमती हैं हमारे इर्द गिर्द,
कभी सोशल मीडिया है, कभी कुछ फ़ोन के साथ कुछ ज़्यादा ही रिश्ता बन जाता है ना, कभी कुछ और चीज़ आती है, डिस्ट्रक्शन आती है, तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं भी रहती, कई बार कुछ हमारी आदतें भी बन जाती है। जैसे आज की डेट से सबसे बड़ी आदत क्या है, सोशल मीडिया में आप ज़्यादा ही इन्वॉल्व होना, तो उसको कैसे आपने कंट्रोल किया और क्या उसका रिलेशन रहा आपके साथ, है ना, और कैसे आप फिगर आउट करते थे कि नहीं ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए गलत है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो लोग है, चाहे वो कहीं आना जाना है, कुछ भी जिसको हम अनप्रोडक्टिव बोलेंगे, जिससे आपको कुछ नहीं डायरेक्टली हासिल हो रहा है बल्कि आपकी एनर्जी को ड्रेन ही कर रहा है। सर इसमें मैं अपने जो मेरी हॉबीज़ थी उसके बारे में बताना चाहूँगा पहले। जैसे मुझे एक तो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और मुझे घूमना बहुत पसंद है, और तीसरा उसमें था मेरा कि मुझे पढ़ना भी काफ़ी पसंद है। तो अब जब तैयारियों में हम आते हैं तो फिर हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना होता है, तो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता था। लेकिन जब मैं देखता था कि मेरे फ्रेंड्स क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या कोई सोशल मीडिया में कुछ दिख गया कि यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में डिस्ट्रैक्शन तो क्रिएट करती थी। फिर देख रहे हैं कि हम यहाँ पे मेंस की तैयारी कर रहे हैं और दोस्त लेह लद्दाख पहुँच गए हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे ये लगता था कि हम भी शायद जा सकते थे उस ट्रिप में उनके साथ, पर हम वो चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम देख रहे हैं कि हम जिस अपॉर्चुनिटी की हम तैयारी कर रहे हैं हम उसके बाद वो चीज़ करें। और कहीं ना कहीं हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि नौकरी के बाद है मज़े, कि जब नौकरी कर लोगे उसके बाद घूमना ही है तुमने, उसके बाद और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये चीज़ें भी हैं सर। तो फिर ये था कि चलो ठीक है, मैं सोशल मीडिया में थोड़ा ज़्यादा इंगेज रहता था, तो वहीं पे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाती थी थोड़ी बहुत, बट उसमें मैं ये था कि मैं उन लोकेशंस को सेव कर लेता था कि इन फ्यूचर कभी ना कभी तो चला ही जाऊँगा। तो फिर इस माइंड सेट के साथ फिर वापस से अपनी पढ़ाई पे आता था। ठीक है, तो अब आप सिलेक्शन आपने ले लिया, ठीक है, अब आप ये समझते हो कि अब आप ऑफिसर बन गए, अब यहाँ से आपकी ग्रोथ ऊपर ही है, मतलब अब स्टार्टिंग आपकी हो चुकी है एज अ ऑफिसर। अब आप HAS बन सकते हो, आगे एग्ज़ाम दोगे आप तब बनोगे, और UPSC का दोगे आप तब बनोगे, है ना। तो एक तरफ से आप अब सिक्योर हो। तो अभी कैसा फील है आपका, इससे पहले किस माइंडसेट के साथ आप काम करते थे, तैयारी करते थे, अब क्या चेंज लग रहा है आपको अपनी खुद की पर्सनैलिटी में? सर मुझे कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है वो पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है। और मतलब मैं ये मानता हूँ कि जिस डेडिकेशन के साथ मैं पहले काम करता था उसी डेडिकेशन के साथ मैं अभी भी काम कर ही रहा हूँ। इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने मुझे इस बात पे कहा भी कि सर अब आप तहसीलदार बन गए हो, आप तो बहुत कूल ये लग रहे हो, नॉर्मल लग रहे हो, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या करूँ फिर, तो फिर उन्होंने कहा कि सर आपको तो खुशी मनानी चाहिए, आप तहसीलदार बन चुके हो, ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा सरकाज़म वे में उनको बोल दिया कि अगर आप सेलेक्ट हुए होते तो आप क्या ट्रेनिंग तक मार्स में ही रहते तो इस तरह से कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि नहीं अब बिल्कुल तो बदल जाना चाहिए, अब तो बदल गया, सब कुछ बदल गया, जबकि रहना तो हमें लोगों के बीच में ही है। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि ठीक है, नॉर्मल है, वो 2-3 दिन की बात है। अगर मान लो सिलेक्शन नहीं भी हुआ होता तो भी तो एटीट्यूड में सेम चीज़ रखनी पड़नी थी। मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके बारे में भी तो हमें सोचना चाहिए है। तो देखो उतना ही फर्क तो उतना ही है ना कि आप उस साइड चले गए, यस सर, और जिनका नहीं हुआ वो थोड़ी सी साइड है, वो इस साइड ना, डिफरेंस तो उतना ही है, डिफरेंस उतना ही, मेहनत में कोई कमी नहीं है, मेहनत कोई कमी है नहीं है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, मतलब दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। तो फिर ये वही है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि महापुरुष वही है जिसके लिए सुख और दुख एक समान अवस्था है, एक समान अवस्था है, जो मतलब ना ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं किसी भी छोटी इसमें, और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होते हैं, मतलब वो एक मीडियम स्टेट में रहते हैं, जिसको बुद्धिज्म में मिडिल पाथ भी कहते हैं। यही एक स्टेबल माइंड का साइन है ना, वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, एक्साइटमेंट होती है बट एक लिमिट होती है जितनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके नशे में चले जाए ना, वो अच्छा नहीं है। तो अब क्या प्लान है फिर आपका आगे, क्या और भी तैयारी करोगे? हाँ सर, तैयारी करेंगे बिल्कुल। बाकी तो भगवान ही जाने कि सिलेक्शन होगी नहीं होगी, बाकी जो हमें पोजीशन दी गई है उसको भी बहुत अच्छे से निभाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, तो आपको आपके हिसाब से किधर काम करना चाहते हो, क्या लगता है आपको, क्या चेंज जो आपको लगता है कि हाँ मैं अपनी कैपेसिटी पे ये तो करूँगा और ये मुझसे हो भी जाएगा? बिल्कुल सर, बाकी चलो ऑफ कोर्स सोचा तो सबने SDM ही होता है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा आपके पास डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है आपके पास। बट बीइंग अ तहसीलदार मेरे पास मेन जो काम रहेगा वो तो रेवेन्यू का ही काम रहेगा। बट ये है कि मैं साइड बाय साइड और अपने NGO के थ्रू जो मैं करना चाहता था, और अब थोड़ा मेरा पॉकेट जो है वो ज़्यादा अलाउ करेगी कुछ काम करने के लिए, तो वो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। मतलब सर बेसिक मैं यही मानता हूँ कि जो मैं अपने अंदर अभी तक जान पाया
कि एक तो एजुकेशन, अगर मैं पढ़ा भी पाया तो भी मैं सर अच्छी एजुकेशन की वजह से पढ़ा पाया। अगर मेरी जॉब नहीं भी लगती तो भी मेरे पास एक टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन था। और आज की डेट में मैं देखता हूँ कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। वो एज ए तहसीलदार नहीं करते हैं, वो एज ए टीचर करते हैं। ये तो किसी भी तहसीलदार के कोई इंसान पाँव नहीं छूता है, लेकिन टीचर के हमेशा पाँव छुए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरह से, मैंने टीचिंग स्किल अपने अंदर डेवलप की, चलो वो बाय सर्कमस्टांसिस डेवलप हुई चाहे जैसे भी हुई, बट एक डेवलप हुई ये स्किल, तो ये मेरे पास एक बहुत अच्छा बैकअप भी था। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को एजुकेशन का जो स्तर है ना बच्चों की, उसको थोड़ा सा अच्छे से इम्प्रूव किया जाए। और खुद से अगर कुछ भी नहीं करे तो एटलीस्ट वी कैन गाइड, कि हम एक गाइड के तौर पे तो आ सकते हैं कि बच्चों को ये तो बता सकते हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए, एटलीस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ पे, या कुछ और बच्चों को भी जिनको पता ही नहीं है कि जीवन में करना क्या है। हाँ, अब आपके पास एक एक्सेसिबिलिटी भी इजी रहेगी, क्योंकि आप बेंगे तहसीलदार, आपकी बात लोग सुनेंगे भी। बिल्कुल सर। है ना, जब आपके पास ऐसा एक ओहदा आता है तो आपकी सेइंग बढ़ जाती है ना, तो जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो ऑब्वियसली आप अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाओगे आप। और आपके पास एनजीओ है, वो तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। और अब हम अपने इस डिस्कशन के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं ना, तो अब एक बात ये बताइए कि अब देखो, जब जैसे हम देखते हैं कि जो बड़े दूर दराज क्षेत्रों के लोग हैं, जिनको लगता है कि भाई हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या हमारे पास, हम शहरों में नहीं जा सकते, है ना, और वो अच्छा भी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, जैसे मेरा अपना खुद का क्षेत्र है, तो वहाँ से बच्चे बड़े निकल रहे हैं, भले ही वो ऑफिसर नहीं बन रहे, डायरेक्टर एचएस नहीं बन रहे, कोई टीचर लग रहा है, कोई मेडिकल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, पर वो लोग जा रहे हैं, है ना। तो उनके लिए क्या मैसेज है कि और भी इस तरह के लोग आए और वो भी आगे बढ़े, वो भी एक मेन स्ट्रीम का पार्ट बने। तो उनको क्या मतलब टिप्स देना चाहते हो आप कि भाई आप ऐसे से कर सकते हो? सर मैं इसमें दो बातें बताना चाहूँगा। एक तो होता है कि हम बिल्कुल ही डायरेक्टली कि एचएस बनना है, एक तो ये हमारी सोच है। दूसरा ये है कि स्टेप बाय स्टेप आना है। जैसे मान लो कोई पहले क्लरिकल में सेलेक्ट होते हैं, एलाइड में सेलेक्ट होते हैं, फिर एलाइड के बाद नायब तहसीलदार एनटी बन गए, फिर एनटी के बाद फिर एचएस की तैयारी करते हैं। मतलब एक दूसरा तरीका ये है। तो अगर तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप अपने आप को 3-4 साल दे सकते हो, तो फिर तो आप ऑफकोर्स डायरेक्ट ही तैयारी करो, ठीक है। लेकिन लोअर एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं, एनटी और एलाइड भी दे सकते हैं। लेकिन जैसी कंडीशन मेरी थी तो मैं भी साइड बाय साइड टीचिंग कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को सेमी वर्कर प्रोफेशनल मान सकता हूँ, ठीक है। और इस बार का जो सर मेंस का जो मुझे रफली थोड़ा आइडिया है कि लगभग शायद 500 में से 200-250 जो लोग थे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे। तो सर अगर ऐसा है तो मैं कहीं ना कहीं फिर हमें इस पे सोचना चाहिए ना कि हम ये सोचते हैं कि हम बाहर जाके अगर कोई कुछ काम भी कर रहे हैं तो हम उसके साथ भी पेपर निकाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्लासेस आपको ऑनलाइन मिल जाती है, सब बहुत कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, तो इस तरह से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो ये चाहते हैं कि सोचते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो कुछ काम करते हुए भी पेपर की तैयारी साइड बाय साइड कर सकते हैं। पहले छोटा पेपर निकालो, फिर उसके बाद उससे बड़े की तैयारी करो, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर आप उससे बड़े की तैयारी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्टली तैयारी करना चाहते हैं कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, उनको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट तैयारी करें, तो वो भी ऑफ कोर्स 2-3 साल अपने अच्छे से इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ देखो, जैसे आपका एनजीओ है, तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने की बात करता हूँ। आपके बहुत सारे बच्चों के साथ लिंक भी है ना। अगर आपको कभी भी अपना एनजीओ के थ्रू अपने थ्रू लगता है कि किसी को नीड है जिसकी हम हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह से, तो हम भी कर सकते हैं, उसमें आगे आ सकते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, यहाँ भी बुला सकते हैं। अगर लगता है कि हाँ जिसकी बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है बट वो करना चाहता हो, कर सकता है बंदा, उसमें इतनी पोटेंशियल है, तो मैं भी आपको मतलब इसमें एश्योरेंस ही देता हूँ कि हम भी इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो ना, एंड में ये लगता है कि यार हम कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं ना, क्योंकि जैसे जिस बैकग्राउंड से मैं भी आया हूँ, तो मेरी भी जो ये टीचिंग वाली जो क्वालिटी है ये एक्सीडेंटल है, ये कोई प्लान नहीं था। जब आपके पास कुछ नहीं करने को होता तो बंदा कुछ ना कुछ कर लेता है, और कुछ ऐसी ऊपर वाले की कृपा होती है तो वो चीज़ें सीधी हो जाती, ठीक हो जाती है। तो आपसे सच में बात करके बड़ा ही मतलब एक मुझे भी बड़ी पॉजिटिव एक एनर्जी महसूस हुई है ना, इतनी सी कॉन्वर्सेशन में, और ये बड़ी बेसिक सी हमारी डिस्कशन रही है। तो इसी के साथ हम जो हमारा ये आज का डिस्कशन है इसको क्लोज़ करते हैं, और आपकी कुछ भी जो भी आप फाइनल मैसेज देना चाहते हो उन सभी लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप दे सकते हैं। सर मैं यही बोलूँगा कि मैं बुकिश बातें नहीं करूँगा कि जो ये बुक्स पढ़नी है वो बुक्स पढ़नी है, वो सभी को पता है सर। बस मैं यही बोलूँगा कि आप
एक तो अपने पास एक अच्छा मेंटर रखो, अपने जो फ्रेंडशिप है वो थोड़ी पॉजिटिव लोगों के साथ रखो जो बिलीव करते हैं। कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो मुझे 2022 से ही एसडीएम बुलाते थे। अच्छा। कि हाँ जी एसडीएम साहब, तो कहीं ना कहीं सर वो एक आप मतलब आपकी जर्नी को ना एक पाथ देता है कि ठीक है यार, अभी नहीं है तो कभी तो बनेंगे ही। तो एक ये चीज़ें होनी चाहिए और मेंटोर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं उसको गाइड करे। और तीसरा एक सर पॉजिटिव माइंडसेट है। बस ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो ये तो सर किसी को पता नहीं होता है कि कब सिलेक्शन होगी आपकी, कब होगी, कहीं ना कहीं तो हुई, अगर इसमें लेकिन नहीं हुई ये तो आपको पता होना चाहिए कि वन डे आई विल सेलेक्ट, एक दिन मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, किस दिन वो मुझे नहीं पता। तो इस तरह की मतलब थोड़ा एटीट्यूड अगर आपके अंदर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लीजिए, तो राहुल से बात करके मुझे भी कुछ सीखने को मिला है और ऑब्वियसली आप लोगों को भी खूब सारा सीखने को मिलेगा। एक बड़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन है। तो इन्होंने कंक्लूजन जो बड़े अच्छे से किया है वो यही है कि मेंटरशिप होना चाहिए, और उससे भी जो बड़ी बात है वो है आपके पास एक माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि एक बारी सोचने से आ जाएगा, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपको इसे सीखना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा एक स्किल की तरह, कि अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा, तो ही आप उस तरह का माइंडसेट लेके चलोगे। और ये कंफर्म है, श्योर है, ये मैंने अपनी लाइफ में खुद भी देखा है कि जैसा हम माइंडसेट बनाते हैं उसी माइंड के लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जब वो लोग जुड़ जाते हैं तो हमारी जो जर्नी है और जो मुसीबत आती भी है उसको जो फेस करने की जो शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। तो इसी के साथ हम इस कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।